हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अब जबरदस्त चल रही होगी। टैक्स रेट आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब नया टॉपिक है हमारा डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। सबसे पहला यहां प्रश्न उठता है कि सर डिडक्शन क्यों करा रहे हो? टैक्स रेट के बाद रेजिडेंशियल स्टेटस कराओ, फिर एग्रीकल्चर थोड़ा सा आपने करा दिया है तो एग्जम्पशंस करा दो, फिर 5 हेड्स कराओ, उसके बाद डिडक्शन, क्लबिंग, सेट ऑफ। इस तरीके से चलना चाहिए। आपने टैक्स रेट के बाद सीधा डिडक्शन उठा दिया। इसका रीजन सुनो। इसका रीजन बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा रीजन है। और यहां हम डिडक्शंस टॉपिक तो करेंगे ही, उसके साथ करेंगे चुनिंदा बेहतरीन 15 एमसीक्यू और 18 बड़े क्वेश्चन जो कि चुने हुए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। कोई फालतू डिस्कशन नहीं। सबसे पहले ये आपको कन्विंस करना, ये बताना जरूरी है, आपके अधिकार में आता है कि सर टैक्स रेट के बाद डिडक्शन क्यों। जेन्युइन प्रश्न है। देखिए, जनरली आप क्या करते हो, आप टैक्स रेट करते हो, रेजिडेंशियल करते हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इसके बाद जाकर आप क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, और तब जाके आप करते हो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब आपने पेपर देख लिया है एग्जाम के, आपको मालूम है कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो सिर्फ सैलरी से पूछा जा रहा हो, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से पूछा जा रहा हो, सिर्फ पीजीबीपी का क्वेश्चन हो। इसका मतलब 5 हेड्स के क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन उसके साथ जो सपोर्टर्स हैं, ये सब सपोर्टर्स आते हैं। किसी में रेजिडेंशियल के साथ हाउस प्रॉपर्टी पूछ दिया, किसी में क्लबिंग के साथ सैलरी पूछ दिया, किसी में पीजीबीपी के साथ डिडक्शंस, कैपिटल गेन, ऐसे वो क्वेश्चंस तैयार करते हैं। तो हमारी दिक्कत ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम सेपरेट हेड्स में एलोकेट करते हैं, उसके बाद जाकर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करते हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल तो लास्ट में ही करना होता है, लेकिन अगर मैं ये सारे चैप्टर्स जो सपोर्टिव हैं ये पहले पढ़ा दूं, तो हर चैप्टर के साथ आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। अभी क्या है कि सैलरी के साथ अगर मैं सिर्फ सैलरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्या मजा आएगा? सैलरी में थोड़ा सा सेटअप, थोड़ा सा क्लबिंग, थोड़ा सा डिडक्शन भी होना चाहिए, तभी वो एग्जाम ओरिएंटेड कहलाता है। भाई चैंपियंस बैच में तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो एग्जाम ओरिएंटेड करने के लिए आपको सपोर्टिव चैप्टर्स, टैक्स रेट, रेजिडेंशियल, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, एग्जम्पशन, ये सपोर्टिव चैप्टर है, इसको पहले जानना जरूरी है, इसलिए डिडक्शन पहले। ठीक है, अब यहां एक और चीज डिस्कशन कर दूं, ये एक डिस्क्लेमर हो जाएगा कि जैसे डिडक्शन है, ये है 80C से लेकर 80U, और एक 10AA, ये भी जीटीआई से ही डिडक्शन दिया जाता है। तो टोटल ये डिडक्शन है 80C से 80U और 10AA। अब इस डिडक्शन में कुछ तो फाइनल में पढ़ना है और कुछ इंटर में है। फाइनल में तो सारा ही पढ़ना है, लेकिन सारा का सारा इंटर में नहीं है। तो पहले तो आपके सिलेबस में कितना सेक्शन है वो जरूरी है। मान लेते हैं कि ये कुछ सेक्शन है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, बहुत सारा आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में है उसमें भी कुछ डिडक्शंस उस पर्टिकुलर हेड को अप्रोच करते हैं जिससे डिडक्शन कनेक्टेड है, और अगर उस डिडक्शन को आप उस हेड के साथ पढ़ो तो समझ भी ज्यादा आएगा, इंप्लीमेंटेशन भी समझ में आएगा, याद भी एग्जाम के लिए रहेगा। जैसे एग्जांपल ले तो CCD, CCH, ये डिडक्शन अगर आपने सैलरी के साथ पढ़ा, जैसे एग्जांपल ले GG, 80EE, डबल ई ले लीजिए, ये हाउस प्रॉपर्टी के साथ पढ़ा, पीजीबीपी के साथ EEB। तो अगर आपने EEB जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, अगर आपने
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आपने कोई डिडक्शंस जैसे 10AA, जैसे 80JJAA, ये डिडक्शन अगर आपने पीजीबीपी के साथ पढ़ा तो इसका अलग ही मजा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 हर्ट्ज पढ़ने के बाद पढ़ा, आप फर्क समझना। कुछ डिडक्शन पर्टिकुलर टॉपिक के साथ पढ़ने में मजा है, तो वो डिडक्शन मैं उसी टॉपिक के साथ यहां पढ़ाऊंगा। और कुछ डिडक्शंस जो कॉमन है जैसे 80C, 80D, 80E, 80G, 80DD, TTA, TTB, GGB, GGC, QQB, RRB, ये कॉमन अलग से जो डिडक्शंस हैं वो हम यहां आज पढ़ेंगे। बात क्लियर है, समझ आ गई? तो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि सर पहले डिडक्शन क्यों शुरू कर रहे हैं, फिर डिडक्शन शुरू किया तो बहुत सारे डिडक्शंस के सेक्शन छोड़ क्यों दिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर चैप्टर के साथ पढ़ना है, चैप्टर के बाद नहीं, चैप्टर के ही साथ पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर इस पेज में जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि डिडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हर हेड के साथ मिलता है, ये भी डिडक्शन है भाई, इसको भी तो हम डिडक्शन बोलेंगे। सैलरी में 16 क्या है? डिडक्शन। हाउस प्रॉपर्टी में 24 क्या है? डिडक्शन। और जब 5 हेड्स की इनकम हम जोड़कर जीटीआई तक पहुंचते हैं तो वहां से भी एक डिडक्शन मिलता है, इसे भी डिडक्शन बोलेंगे। तो डिडक्शन 2 प्रकार के हो गए, एक जीटीआई से मिलने वाला और एक पर्टिकुलर हेड से मिलने वाला। पर्टिकुलर हेड से जो डिडक्शन मिलता है वो बेसिकली खर्चों के लिए होता है, जनरली एक्सपेंडिचर के लिए होता है, जो आप खर्च करते हो या कहीं कहीं बिना खर्चों के भी दे देते हैं, जैसे सैलरी में सेक्शन 16 दे दिया तो, लेकिन जनरली वो खर्चों के लिए होता है। और ये जो डिडक्शन है 80C to 80U, ये जीटीआई से दिया जाता है टैक्स प्लानिंग के लिए। मतलब गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप टैक्स की प्लानिंग करो, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करो, खर्चे ये सारे खर्चे अगर करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको डिडक्शन देंगे, यहां से इनकम अर्न करते हो तो हम आपको डिडक्शन देंगे। तो एक प्लानिंग का स्कोप होता है, इसीलिए इसको हम टैक्स प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है 80C to 80U का डिडक्शन जो है वो चैप्टर 6A में दिया हुआ है, और ये चैप्टर बड़ा फेमस है, इसलिए बार बार एग्जाम में भी रेफर किया जाता है, बोलने में बातचीत में भी रेफर किया जाता है। 6A का डिडक्शन, चैप्टर 6A में जो डिडक्शन दिया गया है वो 80C से 80U है। लेकिन एक और डिडक्शन है जो ग्रॉस टोटल इनकम से हम देते हैं, वो है 10AA। पढ़ेंगे पीजीबीपी के साथ, लेकिन मालूम होना चाहिए कि 10AA भी एक डिडक्शन है और 80C to 80U भी एक डिडक्शन है। अब सुनिए, चैप्टर 6A 5 भागों में बांटा हुआ है, 5 पार्ट में एलोकेटेड है। पहले पार्ट में ये 3 सेक्शन है जो जनरल कंडीशंस बताते हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए। ये डिडक्शन के सेक्शन नहीं है, ये डिडक्शन के सेक्शन नहीं है, ये आपको कंडीशंस बताते हैं डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। जैसे कि अगर हम 80A की बात करें तो ये बताता है कि डिडक्शन आप जीटीआई से लोगे, जीटीआई से ज्यादा नहीं लोगे। कहीं जीटीआई से ज्यादा ले लिया, जरा समझिए डिडक्शन 2 प्रकार के हैं, एक पर्टिकुलर हेड से। अब जो पर्टिकुलर हेड का डिडक्शन है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में हम सेक्शन 24 में डिडक्शन देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि 24 के डिडक्शन की वजह से ज्यादा अमाउंट डिडक्ट हो जाए और इनकम नेगेटिव आ जाए? यस, उसी को तो लॉस कहते हैं। पीजीबीपी में हम सेक्शन 30 to 37 में डिडक्शन देते हैं, क्या ये पॉसिबल है ये डिडक्शन ज्यादा हो जाए और लॉस क्रिएट हो जाए? यस। तो डिडक्शन यहां पर जरूरी नहीं है कि जितनी इनकम हो उतनी ही डिडक्शन मिलेगी, ज्यादा भी मिल सकती है। इसीलिए जब जीटीआई से डिडक्शन देने की बात होती है तो सेक्शन 80A कहता है कि हम डिडक्शन जीटीआई तक देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। उसी तरह ये डिडक्शन, ये सेक्शन 80AC आप आईटीआर के साथ पढ़ते हो, इनकम टैक्स रिटर्न चैप्टर है, उसके साथ पढ़ते हो, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको चैप्टर 6A पार्ट सी का डिडक्शन क्लेम करना है और 10AA का डिडक्शन क्लेम करना है, ये सेक्शन कहता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर आप चैप्टर 6 से पार्ट सी वाला डिडक्शन ले रहे हो, अब पार्ट सी वाला डिडक्शन क्या होता है जी, वो तो हमको मालूम ही नहीं है।
पार्ट सी वाला क्या डिडक्शन है हमको मालूम नहीं, इसलिए मैंने ये पार्ट बनाकर दिया है ताकि आपको पता चले कि ये है पार्ट सी के डिडक्शन। तो ये डिडक्शन अगर कोई बंदा क्लेम करना चाहता है या 10AA क्लेम करना चाहता है तो सेक्शन 80AC कहता है कि रिटर्न मस्ट फाइल विद इन ड्यू डेट। ड्यू डेट के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और रिटर्न में ये डिडक्शंस आपको क्लेम करने होंगे, तभी हम डिडक्शंस आपको देंगे। अगर ड्यू डेट पार हो गया, गुजर गया और आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है तो देखिए ये डिडक्शन तो आप ले सकते हो, ये तो आप ले सकते हो, ये भी आप ले सकते हो, लेकिन चैप्टर 6 से पार्ट सी और 10AA का डिडक्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो क्या हमें पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट सी ए, पार्ट डी, ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए जी। और याद करके दिखाता हूं, देखिए बाकी पार्ट का नॉलेज ना भी हो लेकिन पार्ट सी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक सेक्शन आप पढ़ोगे पीजीबीपी में 44AD, वहां लिखा मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति चैप्टर 6 से पार्ट सी का डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो उसे यह प्रेजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, वो नहीं क्लेम कर सकता 44AD में अपनी इनकम। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि चैप्टर 6 से पार्ट सी क्या है। तो पार्ट सी में ये डिडक्शंस आते हैं जिसमें जो हाईलाइटेड नहीं है, मतलब हुआ वो आपके इंटरमीडिएट कोर्स का पार्ट नहीं है, वो फाइनल में है। आईए, आईबी, आईएसी, आईबी, आईबीए, आईसी, आईडी, आईई, जेजे, इसमें बहुत सारे तो खराब भी खत्म भी हो गए। एलए, पीए, ये सब जो हाईलाइटेड नहीं है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो बताइए, मैंने आपको बताया कि कुछ जनरल बातें कही जाती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि चैप्टर 6 से पार्ट सी का जो ए पार्ट है उसमें 3 सेक्शन डिडक्शन के नहीं है, वो जनरल प्रोविजन, रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशन है कि आपको ये क्लेम करने में मिलेगा। उसके बाद पार्ट बी में एक्सपेंडिचर के लिए डिडक्शन है। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, पार्ट बी के डिडक्शंस जितने भी सामने आपको दिख रहे हैं, 80C, 80CCC, CCD, CCH, डी, डबल डी, ये जितने भी डिडक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये आपके खर्चों के ऊपर आपको मिलता है। एक जगह इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है और बाकी जगहों पर एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने की बात की गई है। जैसे 80C को ले तो यहां इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन उसके अलावा जितने सेक्शंस आपको यहां दिख रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना है। कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट और भी है, जैसे CCD, CCH, इन्वेस्टमेंट जैसा ही है। तो इन्वेस्टमेंट और खर्चा दोनों केस में आपका पैसा जा रहा है। तो बी का डिडक्शन अगर क्लेम करना है पार्ट बी का, तो आपको कैश आपका आउटफ्लो होगा। सी में डिडक्शन अगर क्लेम करना है पार्ट सी में, तो वहां पर आप इनकम अर्न कर रहे हो और उस इनकम के रेस्पेक्ट में डिडक्शन मिल रहा है। जैसे रॉयल्टी बुक से आप ले रहे हो या पेटेंट फीस ले रहे हो इन्वेंशन से, तो जहां भी आप इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर क्लेम, इनकम के अगेंस्ट आप डिडक्शन क्लेम करोगे, वो पार्ट सी है। मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूं, सीए के अंदर 2 डिडक्शन है, टीटीए, टीटीबी, और डी के अंदर एक डिडक्शन है, एटीयू, ठीक है। इसमें से कुछ डिडक्शंस हम यहां करेंगे और कुछ डिडक्शंस जो बचे हुए हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर के साथ कनेक्टेड हैं, तो उस चैप्टर के साथ करेंगे, हेड के साथ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ऐसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा डिडक्शन है एटीयू। यहां से शुरू कर रहे हैं, एटीयू से। एटीयू का डिडक्शन हम सिर्फ इंडिविजुअल को देते हैं। अच्छा, इससे पहले ये जरूर आपको मैंने कहा था कि बता दूंगा हर चैप्टर के साथ, न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ एक ये भी जोड़ लीजिए, 4 डिडक्शन मिलते हैं, बट अगर आपके इंटरमीडिएट कोर्स में देखें तो ये 3 आपके रेलिवेंट डिडक्शन है, CCD सबसेक्शन 2, CCH और JAA। CCD हम सैलरी के साथ पढ़ेंगे, CCH भी सैलरी के साथ पढ़ेंगे और JAA हम पढ़ेंगे पीजीबीपी के साथ। तो याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 3 डिडक्शन ही मिलता है न्यू टैक्स रिजीम। इसका मतलब दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी सेक्शन आप पढ़ोगे न्यू टैक्स रिजीम में उसका डिडक्शन नहीं है। मतलब इसके जो क्वेश्चन होंगे उसमें अंडरस्टूड है कि हर क्वेश्चन में ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो हो रहा है, तभी डिडक्शन कैलकुलेट होगा। तो सर ऐसा नहीं लगता आपको कि एग्जाम में ओल्ड टैक्स रिजीम से कम आने के चांसेस हैं? बिल्कुल नहीं लगता दोस्त। डिडक्शन को लेकर तो पक्का वो ओल्ड टैक्स रिजीम पूछते हैं। जब तक ये टैक्स रिजीम ओल्ड वाला खत्म नहीं हो जाता, जो कि नहीं होगा खत्म,
आने वाले नए टैक्स लॉ में भी उन्होंने रखा है। तो जब खत्म ही नहीं होगा तो एग्जाम में तो वो दोनों टैक्स रेजिम पूछेंगे, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखिए, इस चैप्टर में जितने भी डिडक्शन है सभी ओल्ड टैक्स रेजिम के हैं, यहां तक कि 80U भी, जबकि सरकार को देना चाहिए 80U। 80U में क्या है, आप एक डिसेबल व्यक्ति को डिडक्शन दे रहे हो, या तो ठीक है न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा है तो भी दे दो, इसमें क्या हो गया। लेकिन मेरे कहने से तो नहीं मानेंगे। याद रखिएगा, फिर से बोल देता हूं, जितने भी डिडक्शंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, CCD सैलरी में पढ़ेंगे, CCH सैलरी में पढ़ेंगे, AA PGBP में पढ़ेंगे, तो यहां जितने भी डिडक्शंस पढ़ेंगे वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। ओके, 80U पहली शर्त इंडिविजुअल। अगर ये शर्तें याद रहें आपको तो क्लैरिटी बढ़ जाती है। दूसरी शर्त रेजिडेंट। रेजिडेंट में भी ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, बट रेजिडेंट। एनआर नहीं बोल रहा, नॉट ऑर्डिनरी। तीसरी शर्त फिजिकल डिसेबल। फिजिकल डिसेबल, मेंटल डिसेबल नहीं। हालांकि फिजिकल में ऑटिज्म को भी ला रहे हैं, जिसमें मेंटल फिजिकल मिक्स होते हैं, बट ऑटिज्म लिखा होगा क्वेश्चन में तभी बनेगा, नहीं तो नहीं। तो फिजिकल डिसेबल। और चौथी शर्त सर्टिफिकेट इन फोर्स। सर्टिफिकेट इन फोर्स मतलब जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, इन फोर्स होना चाहिए। इसमें कोई भी चीज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे फिजिकल डिसेबल, सिर्फ डिसेबल लिखा है तो समझ लीजिए फिजिकल है। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट कुछ नहीं लिखा है, मान लीजिए रेजिडेंट है। इंडिविजुअल तो वो लिखेंगे ही, तभी बात बनेगी। सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो अज्यूम कि ठीक है सर्टिफिकेट इन फोर्स है। इन फोर्स का मतलब है वैलिड सर्टिफिकेट अभी भी होगा। अगर ये चार शर्तें पूरी हो जाए तो हम डिडक्शन देंगे। तो चारों शर्तों को रट लीजिएगा अच्छे से, ऐसे उंगलियों पे रटेंगे ना, याद आएगा, रिकॉल करेंगे। चार कंडीशन। ओके, फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब ही इनकम टैक्स में होता है कम से कम 40%। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो मान लीजिए 40%, कम से कम 40% को ही डिसेबल कहते हैं। कहीं भी आप चाहे सैलरी में डिसेबल को यूज करना हो, ट्रांसपोर्ट अलावेंस में 40%। और एक होता है सीवियर डिसेबल। सीवियर डिसेबिलिटी के लिए आपको चाहिए 80%। अगर आप सीवियर डिसेबिलिटी देखना चाहते हैं तो 80%। सीवियर यानी बहुत ज्यादा गहन अपंगता, तो सीवियर डिसेबिलिटी के लिए 80% और मोर। डिडक्शन इसी डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे सिर्फ डिसेबल है 40% और मोर तो 75,000, और 80% और मोर है तो 125। कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ डिसेबल दिया होगा तो आप 75,000 का डिडक्शन देंगे। अच्छा, एक्सपेंडिचर यहां पर कुछ इनकर्ड नहीं करना, डिडक्शन यूं ही मिलेगा। 80U का डिडक्शन पाने के लिए इस व्यक्ति की इनकम भी होनी चाहिए, यस और नो? यस। अगर इनकम है तभी डिडक्शन आप ले सकते हो 80U का। अगर मिस्टर गोपी डिसेबल है, मान लेते हैं 80% डिसेबल है, बट अगर उसकी इनकम ही नहीं है तो डिडक्शन कैसे लेगा वो? जीटीआई तो चाहिए ना। तो जीटीआई होगा तभी 80U मिल सकता है। मान लीजिए मिस्टर गोपी अर्निंग नहीं करते तो उनकी जीटीआई तो है ही नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने गोपी के जो केयर टेकर है उनको डिडक्शन देती है 80DD का। तो डबल डी से आपको मैंने क्या रटवाया है? डबल डी से आपको मैंने कहा है कि आप ये याद रखिएगा, सेक्शन डिसेबल डिपेंडेंट। डिसेबल डिपेंडेंट, ये डिडक्शन इंडिविजुअल को और एचयूएफ को दोनों को मिल सकता है। ये डिडक्शन एसएससी कौन होगा? इंडिविजुअल, एचयूएफ। उनका रेजिडेंट होना जरूरी है, दूसरी शर्त।
तीसरी शर्त, उनका जो रिलेटिव है, रिलेटिव उनका जो रिलेटिव है, रिलेटिव जैसे इंडिविजुअल का रिलेटिव कहलाएगा स्पाउस, चिल्ड्रन, पिता, माता, भाई, बहन। स्पाउस यानी पति या पत्नी, बच्चे, पिता, माता, भाई, बहन। ये जो रिलेटिव हैं, इनमें कोई डिसेबल हो, परिभाषा डिसेबल की वही 40% वाला, और डिपेंडेंट हो एसएससी पर। एचयूएफ में रिलेटिव का मतलब कोई भी फैमिली मेंबर डिसेबल हो और डिपेंडेंट हो एचयूएफ पर। यहां ध्यान रखिएगा, जो डिसेबल है, ये एग्जाम में गलती हो जाती है बच्चों से, जो डिसेबल है वो आर भी हो सकता है, एनआर भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एनआर भी हो सकता है। लेकिन जिसको डिडक्शन लेना है, यानी जो केयर टेकर है, उसका रेजिडेंट होना जरूरी है, उसका रेजिडेंट होना मस्ट है, उसका रेजिडेंट होना मस्ट है। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डिडक्शन कितना मिलेगा? फिक्स्ड अमाउंट है। दरअसल में 80DD बनाया ही गया था यू को काट के। मतलब गवर्नमेंट ने जब देखा कि गोपी 80U नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसकी अर्निंग नहीं है, तो गोपी को जो 80U का डिडक्शन मिलता, या तो 75,000 या 1,25,000, यही डिडक्शन हम 80DD में गोपी के केयर टेकर को दे रहे हैं। तो यहां पर जो डिडक्शन का अमाउंट है, उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने से कोई मतलब नहीं है। मतलब मान लेते हैं, इस तरफ एक एग्जांपल लेकर, इस तरफ राम है जो डिडक्शन चाहता है, और यहां पर गोपी है, राम का ब्रदर, जो डिसेबल है। तो राम ने गोपी के ऊपर कितना खर्चा किया बुरे साल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिडक्शन राम को मिलेगा गोपी के डिसेबिलिटी के ऊपर। गोपी अगर 40% या उससे ज्यादा डिसेबल है तो 75,000, 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है तो 1,25,000। ठीक है। अब यहां पर डिपेंडेंसी साबित करने के लिए राम को, जिसको डिडक्शन चाहिए, केयरटेकर या एचयूएफ को, कुछ कंडीशंस पूरे करने होंगे। या तो राम ने गोपी के इलाज में कुछ खर्च किया हो, या ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन में खर्च किया हो, या फिर राम ने गोपी के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी से सीबीडीटी द्वारा अप्रूव्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हो, जो 80DD के लिए अप्रूव्ड पॉलिसी है। यह केयरटेकर को डिडक्शन पाने के लिए शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ओके, ये जो अप्रूव्ड पॉलिसी होती है, इसमें जो पॉलिसी होल्डर होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, जिन्होंने पैसे लगाए हैं, यानी राम, या कर्ता ऑफ एचयूएफ जिसने पैसे लगाए हैं, पॉलिसी में लिखा होना चाहिए कि जिसने पैसे लगाए हैं, अगर वो मर गया या वो 60 साल का हो गया तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? पहली शर्त पॉलिसी की कि जिसने पॉलिसी लिए हैं, यानी राम, केयरटेकर या एचयूएफ के केस में कर्ता, क्योंकि किसी के नाम पॉलिसी निकलेगी, उनके मृत्यु या उनके 60 साल के पूरे होने पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और पॉलिसी का सारा पैसा गोपी को, यानी जो डिसेबल है उसको, या किसी और व्यक्ति को गोपी के बेनिफिट के लिए मिलेगा। अगर ये पॉलिसी में लिखा हो, तब इस पॉलिसी को हम 80DD के लिए एलिजिबल पॉलिसी मानते हैं। क्या हमें पॉलिसी लेना जरूरी है? नहीं। अगर आपने ट्रीटमेंट पे खर्च कर दिया, रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग पे खर्च कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि आप पॉलिसी लो। पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर एक और बात लिखी हुई है कि अगर गोपी पहले मर गया राम से, गोपी पहले मर गया राम से, तो राम ने इस पॉलिसी में जब जितने पैसे डिपॉजिट किए हैं, वो टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट राम के हैंड में, जब राम को पैसा पॉलिसी से मिलेगा, क्योंकि अब तो गोपी मर गया तो पॉलिसी के नॉमिनी खत्म हो गए, तो नॉमिनी राम खुद बन जाए, किसी और को बना ले। भाई खुद तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसी के नाम पॉलिसी है, तो किसी को नॉमिनी बनाना पड़ेगा।
या पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा। तो जितने भी पैसे आज तक राम ने डिपॉजिट किए हैं वो टोटल पैसे राम के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा? IFOS में। किस हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जरा आगे यूज करना है मुझे। जब मैं एग्जम्पशन पढ़ाऊंगा तो एग्जम्पशन में यूज करना है 80DD सबसेक्शन 3, इस नाम से यूज करना है। सर ये सब हम पढ़ रहे हैं बट इसके क्वेश्चन के लिए तो रखा है जबरदस्त, ये सारे क्वेश्चंस यूज किए जाएंगे। आज अगर आपने पढ़ लिया ये सब या अगली क्लास में सारा कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन के वीडियो को रोक देना और पहले अच्छे से इसको मगअप करना और फिर क्वेश्चन को करेंगे। आजा मजा आएगा, बढ़िया मजा आएगा। अच्छा, TTA TTB एक साथ पढ़ रहे हैं हम, जोड़े में पढ़ रहे हैं। देखिए TTA TTB में सबसे पहले आप पढ़िए TTB। TTB मिलेगा सिर्फ सीनियर सिटीजन को। तो सीनियर सिटीजन के लिए आपको मैंने टैक्स रेट में पढ़ाया था कि सीनियर सिटीजन का मतलब होता है इंडिविजुअल रेजिडेंट 60 साल का। इंडिविजुअल रेजिडेंट 60 साल का, ठीक है। फिर वो रेजिडेंट में ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी, फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद IPC याद रखिएगा, इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक। क्या याद रखिएगा? IPC, इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक। इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, यहां पर इनके पास अकाउंट होना चाहिए। सेविंग चलेगा, FD चलेगा, रेकरिंग चलेगा, जहां से ब्याज आता हो। एक्चुअल ब्याज और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन इनको मिल जाएगा सीनियर सिटीजन को। सीनियर सिटीजन को छोड़कर जो इंडिविजुअल बचे, 2 इंडिविजुअल बचते हैं सीनियर सिटीजन को छोड़कर। एक वो जो 60 साल से नीचे है और एक वो 60 साल से ऊपर है लेकिन नॉन रेजिडेंट है तो सीनियर सिटीजन नहीं बन पाए। 2 इंडिविजुअल हो गए और बाकी HUF, चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, उनको डबल TA का डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मिलता है सिर्फ सेविंग अकाउंट। कहां खुलवाना है? IPC, इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक। यहां पर सेविंग अकाउंट खुलवाइए, जो एक्चुअल ब्याज है और 10,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन लीजिए। बेटा ये डिडक्शन है, पहले ब्याज को, ये जो ब्याज आपको दिख रहा है बेटा, पहले इसे आप IFOS में शो करना, IFOS में दिखाना, GTI का पार्ट बनाना और वहां के नीचे आप डिडक्शन देना 10,000 या 50,000 जो भी एप्लीकेबल है। ये सब ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा, बार बार याद दिला रहा हूं। GG और GG को हम जोड़े में पढ़ते हैं। क्यों? दोनों ही कहता है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया है अदर देन कैश मोड, क्या बोलते हैं हम? अदर देन कैश मोड, अदर देन कैश मोड, कैश में नहीं होना चाहिए। तो कौन सा मोड चलेगा? एक तो चलता है प्रेस्क्राइब्ड बैंक मोड। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है कि टेंशन मत लीजिए, तो ठीक लिखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक तो प्रेस्क्राइब्ड बैंक मोड चलता है यहां पर, दूसरा यहां पर चलता है इलेक्टोरल बॉन्ड। आपने नाम सुना होगा, बड़ा फेमस था। तो एग्जाम में अभी तक टेस्ट नहीं किया है आप लोगों को 80GGB और GGC। 80GGB और GGC में अभी तक एग्जामिनर ने इंटरमीडिएट लेवल पे टेस्ट नहीं किया है। तो उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में कई बार हो जाता है कि चीजें पेंडिंग है, एग्जामिनर कहता है चलो इस बार ये पूछ लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भी अगर डोनेशन दिया जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा डोनेशन भी एक्सेप्टेबल होता है और 80GGB और GGC में डिडक्शंस अलाउड होता है। तो यहां पर आपका जो मोड होना चाहिए वो समझ लीजिए कि कैश मोड में अलाउड नहीं है, कैश में नहीं अलाउड है, तो बैंक मोड चलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको काट के सिंप्लीफाइड कर दिया कि ये जो मोड होना चाहिए वो होगा या तो अदर देन कैश, लिखिए अदर देन कैश। अच्छा, यहां पर एक और कंफ्यूजन हो जाता है कि कैश के अलावा मतलब कि कपड़े वपड़े डोनेट कर दिए तो वो भी चलेगा क्या? सामान डोनेट कर दिए, काइंड में डोनेशन दे दिया, नहीं वो नहीं चलता।
तो इसीलिए मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा जो पेमेंट है मोड का, पेमेंट मोड आपको एक्टिव रह के वीडियो देखनी है। तो एक्टिव कैसे रहते हैं, कॉपी पेन साथ में रहे, जो भी चीजें अच्छी लगे, नहीं लगे, अलग लगे, उसको फटाफट नोट करते चलना है। और नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप देख लोगे, वहां से डाउनलोड कर लोगे। पेमेंट मोड बैंक होना चाहिए या इलेक्टोरल बॉन्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हो और बैंक इशू करता है इलेक्टोरल बॉन्ड, और इस बॉन्ड को आप दे देते हो पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी ये बॉन्ड इकट्ठा करके बैंक में वापस देकर कैश वहां से ले लेती है। ओके, जीजीबी मिलता है इंडियन कंपनी को, जीजीबी मिलता है इंडियन कंपनी को, और जीजीसी मिलता है अदर देन कंपनी और अदर देन लोकल अथॉरिटी को। मतलब अगर मैं जीजीसी को देखूं तो कंपनी को तो मिलेगा ही नहीं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, इन सबको मिलेगा। लोकल अथॉरिटी को नहीं मिलेगा, लोकल अथॉरिटी को डोनेशन अलाउड ही नहीं है कि वो दे ही नहीं सकते डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को, और विदेशी कंपनी को नहीं मिलेगा। इंडियन कंपनी का सवाल है तो जीजीबी में है, वो जीजीसी में नहीं आते। डोनेशन आप किसको दे सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को। डोनेशन जितना भी दोगे 100% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन डोनेशन कैश मोड में दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर डोनेशन कैश मोड में दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है, क्योंकि पीजीबीपी आप थोड़ा बहुत समझते हो तो आप समझ जाओगे। जीजीबी में अगर आपने डोनेशन दिया है, डोनेशन अलाउड है। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, अरे एक ही चीज है डोनेशन कंट्रीब्यूशन, अलाउड है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे किए हैं इन पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आप ए लिमिटेड हो, आपने पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में अपने प्रोडक्ट का ऐड किया है, 2 लाख रुपए इस ऐड के खर्चे किए हैं, तो यहां पर इस ऐड के खर्चे आपको डिसअलाउड एक्सपेंस माने जाएंगे। अंडर पीजीबीपी, पीजीबीपी में यह खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। हालांकि पीजीबीपी में यह खर्चा भी अलाउड नहीं होता, यह भी अलाउड नहीं होता, यह भी अलाउड नहीं होगा, और इसको हम डीम्ड डोनेशन मान लेते हैं, तो इसलिए इसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा 80 जीजीबी में, इन तीनों का मिल जाएगा। लेकिन जब हम जीजीसी की बात करेंगे, तो अगर आप डोनेशन देते हो, आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, आपने डोनेशन दिया पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को, अलाउड है। कंट्रीब्यूशन किया, एक ही चीज है दोनों, अलाउड है। लेकिन अगर आपने प्रचार के खर्चे किए इन पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको यह खर्चा पीजीबीपी के अंदर तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन जीजीसी में सिर्फ यही अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। तो यहां थोड़ा सा ड्राफ्टिंग एरर है, लेकिन एग्जाम में तो वही करना है जो लॉ में लिखा है। तो जीजीसी में अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में प्रचार के खर्चे किए, तो वो आपको पीजीबीपी में तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप अगर सोचें कि जीजीसी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अगर आप इंडियन कंपनी है तो जीजीबी में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इंडियन कंपनी नहीं है तो आपको जीजीसी में पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में जो आपने खर्चे किए हैं प्रचार के, उसका डिडक्शन 80 जीजीसी में नहीं मिलेगा, पीजीबीपी में भी नहीं मिलेगा। वो खर्चा गया बेकार, कूड़ा हो गया, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये डिसअलाउड किस सेक्शन में होता है पीजीबीपी में, ये आप पीजीबीपी चैप्टर में भी पढ़ोगे। यहां भी आपको याद करा देता हूं, सेक्शन 37 सब सेक्शन 2B में डिसअलाउड होता है, और ये सब के लिए डिसअलाउड है, कंपनी, नॉन कंपनी, सब के लिए। डीडीबी को मैं कैसे याद दिलाता हूं बेटा, डीडीबी को याद दिलाता हूं डबल डेंजर बीमारी। क्या बोलता हूं मैं, डबल डेंजर बीमारी, डीडीबी, डबल डेंजर बीमारी।
डबल डेंजर बीमारी के जगह पर एग्जाम में लिखा रहता है स्पेसिफाइड डिजीज। क्या लिखा रहता है? स्पेसिफाइड डिजीज। क्या हमें डिजीज का नाम याद रखना है एग्जाम के लिए? कैंसर और उस जैसे और भी खतरनाक बहुत सारी बीमारी है? नहीं, हमें नहीं याद रखना। क्वेश्चन में दिया होगा क्या? स्पेसिफाइड डिजीज। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? पहली शर्त, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा, उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। इन दोनों ने जो भी डिडक्शन चाहता है उनको खर्चा करना पड़ेगा स्पेसिफाइड डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट का। खर्चा खुद के लिए कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल, आप नहीं कोई और, अगर इंडिविजुअल है तो वो खुद के लिए कर सकता है या अपने रिलेटिव के लिए। अगर एचयूएफ को डिडक्शन चाहिए तो वो अपने रिलेटिव के लिए ये खर्चा करेगा। रिलेटिव का मतलब कोई भी फैमिली मेंबर, और इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव का मतलब वही है जो डबल डी में था। डबल डी और ये दोनों एक ही रिलेटिव का मतलब है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पिता, माता, भाई, बहन। अब ये रिलेटिव के लिए या खुद के लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे स्पेसिफाइड डिजीज में तो डिडक्शन प्रोवाइड होता है। डिडक्शन कितना मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम में यहां गलती हो सकती है, नंबर कट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जितना एक्चुअल खर्चा है और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर। पहला स्टेप आप क्या करोगे? विच एवर इज लोअर पर आओगे, खर्चा और लिमिट विच एवर इज लोअर। और दूसरा स्टेप, आप लोअर में से रिम्बर्समेंट लेस कर दोगे। अगर इंप्लॉयर ने किया है पैसे को रिम्बर्स, या इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे को रिम्बर्स किया है, तो वो रिम्बर्समेंट हटा दोगे। फिर जो बचेगा वो फाइनल डिडक्शन माना जाएगा। इसके क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। तो क्वेश्चन कराऊंगा तब मजा आएगा। हाथों हाथ भी करा सकता हूं, लेकिन फिर बात क्या रहेगी कि आपको याद करवा के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जब आपको लगेगा आप खुद कर रहे हो। अभी क्या है, इजी लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ा आपने, तुरंत मैंने कराया, इजी लगेगा। आप कॉन्फिडेंस झूठा आ जाएगा कि आपने कर लिया, आपका हो गया, और फिर आप याद ही नहीं करोगे। अभी क्या है कि अब जो ढेर सारे सेक्शंस करोगे वो सब रट लोगे, और उसके बाद जब यूज करोगे उसको इंप्लीमेंटेशन में डालोगे तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, सही कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और लिमिट विच एवर इज लोअर, लोअर में से रिइंबर्समेंट हटा देंगे, फाइनल डिडक्शन मिल जाएगा। लिमिट किस पे डिपेंड करेगा? पेशेंट पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाएगा, तो यहां पर वीवीआईसी कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट पर निर्भर करेगा मैक्सिमम लिमिट। कई बार पेशेंट एसएससी खुद होगा, कई बार पेशेंट एसएससी का रिलेटिव होगा। एसएससी को डिडक्शन चाहिए तो उसका रेजिडेंट होना जरूरी है। पेशेंट रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि राम को डिडक्शन चाहिए, राम खुद बीमार है, बीमार नहीं, स्पेसिफाइड डिजीज है, डबल डेंजर बीमारी, राम ही खर्चा कर रहा है, राम ही बीमार है, तो ऐसे केस में राम का रेजिडेंट होना जरूरी है, पेशेंट का भी रेजिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि वही पेशेंट है। हमें पेशेंट के रेजिडेंट से मतलब नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट भी चलेगा, लेकिन सिंस एसएससी और पेशेंट एक ही है और एसएससी का रेजिडेंट होना जरूरी है, तो यहां पर दोनों रेजिडेंट हो गए। लेकिन अगर राम को डिडक्शन चाहिए, राम ने खर्चा किया है, पेशेंट उसका भाई है, उसकी बहन है, पिता माता है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी जो रिलेटिव के डेफिनेशन में आ रहे हैं, तो राम का रेजिडेंट होना जरूरी है। पेशेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कोई भी चलेगा। अब मैक्सिमम लिमिट कितनी मिलेगी इस डिडक्शन में एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ कंपैरिजन में, वो निर्भर करेगा। पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, नहीं तो 40,000। पेशेंट सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल रेजिडेंट 60 साल, इंडिविजुअल रेजिडेंट 60 साल। तो मान लीजिए कि राम के पिताजी पेशेंट है, वो 70 साल के हैं बट नॉन रेजिडेंट है, राम रेजिडेंट है। जरा समझिएगा, क्वेश्चन मैंने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बना के दिए हैं। राम है, इलाज अपने राम के पिताजी का हुआ। अब मान लीजिए कि राम, पहला केस लेते हैं, राम रेजिडेंट है, पिताजी 70 साल के, पिताजी नॉन रेजिडेंट है, तो डिडक्शन किसको मिलना है? राम को। तो राम को डिडक्शन मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा, क्योंकि राम रेजिडेंट है। लिमिट कितनी लगेगी? 40,000, बिकॉज पिताजी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो लिमिट 40,000 होगी। मान लीजिए राम नॉन रेजिडेंट है और पिताजी रेजिडेंट है। देखिए, जब राम नॉन रेजिडेंट है तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, फिर पिताजी कुछ भी हो। यानी अगर राम भी रेजिडेंट है और पिताजी भी रेजिडेंट है, पिताजी 70 साल के हैं, तब सीनियर सिटीजन है अगर पेशेंट,
तो लिमिट चली जाएगी कितना, 1 लाख। एक तो ये गड़बड़ हो जाता है बच्चों से। दूसरी चीज गड़बड़ी क्या होती है, जैसे आपने मान लीजिए राम है, प्रेसिडेंट है, पिताजी है 70 साल के, वो भी रेजिडेंट है। राम ने पिताजी के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च किया 1,40,000, जिसमें 50,000 रिम्बर्स हो गया, रिकवरी हो गया। कहां से? हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने रिकवर कर दिया हो, एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती है, ये भी पॉसिबल है। तो अब गलती बच्चों से क्या होती है कि बच्चा सोचता है, जो कि सही सोचता है, बच्चा अपनी जगह सही है, लेकिन लॉ में ये नहीं लिखा। बच्चा सोचता है कि देखिए 1,40,000 है, 50,000 की रिकवरी हो गई तो खर्चा हो गया 90,000। भाई 1,40 खर्च किया, 50 वापस आ गया तो 90,000 का खर्चा हो गया। पिताजी सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1 लाख की है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 90,000। ये बच्चा एग्जाम में गलत करके आता है। लॉजिकल तो यही है बट गलत करके आता है, क्योंकि लॉ में ये नहीं लिखा। लॉ में लिखा है कि 1,40 एक्चुअल खर्चा और लिमिट। पहले इसका लोअर लीजिए, लोअर में से रिम्बर्समेंट जितना हुआ है वो घटा दीजिए, फाइनल जो बचेगा ये डिडक्शन है 80DD का। तो यहां इसलिए गलती हो जाती है। अब क्या करें, हो जाती है गलती बच्चों से। ठीक है दोस्त, अब आते हैं हम 80E। ई फॉर ई तो सर मत बताओ मत पढ़ाओ, हमें याद है, फिर भी ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन हो गया, महंगा लेना पड़ेगा लोन, लोन से नहीं डरते, डरते ब्याज से हैं। ब्याज के डर को भगाओ और 80E का डिडक्शन ले जाओ। ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन हो गया महंगा सर, लेकिन आप तो फ्री पढ़ा रहे हो। इस फ्री से याद आई एक बात, एक तो फ्री का, जो फ्री पढ़ रहे हैं हम, तो फ्री पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मोटिवेशन आपके व्यूज है, तो व्यूज अच्छे आने चाहिए, ढेर सारे आने चाहिए, खूब बच्चों को आप शेयर करो, पसंद आए तो लाइक करो, लेकिन शेयर तो करो सबको। एक कमेंट आया था टैक्स रेट के क्लास के बाद, बच्चे ने पूछा था कि सर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखें, या जो पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें। तो मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टैक्स पूरे सिलेबस में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, और मनी बैक भी इसका अच्छा है भविष्य में जब आप प्रैक्टिस में आते हो। सर लेकिन आने वाले समय में तो इनकम टैक्स एक्ट पूरा बदल गया है, तो सर ये सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। बेवकूफ, किसने कह दिया तुम्हें? ये सब के सब एज इट इज नए लॉ में कॉपी पेस्ट हो गए हैं, सिर्फ सेक्शन का नंबर बदल गया है, कंसेप्ट सब वही है। अच्छे से पढ़ो जरा। ओ हाँ, तो मैं कह रहा था अगर पहली बार आप टैक्स पढ़ रहे हैं और फिर भी आप फ्री में पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, तो बेवकूफ बनाने वालों की कमी नहीं है, और आप बनने के लिए तैयार होंगे तो बनी जाएंगे। पहली बार अगर टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको एक पैसे देकर इन्वेस्टमेंट करके क्लासेस लेनी चाहिए। उस क्लासेस की पूरी वैल्यू, क्लासेस की पूरी इज्जत, ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है आपका, आप उसको शॉर्टकट में ला रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़े से पैसे बचाने। वो थोड़े से पैसे भी डूबेंगे, बाद में लेना पड़ेगा, और टाइम जो सबसे कीमती है वो भी आपका खराब होगा। तो अगर पहली दफा आपको टैक्स पढ़ना है तो प्रॉपर इन डिटेल नॉलेज के साथ आपको क्लास लेनी चाहिए। मुझसे लेनी चाहिए, किसी और से लेनी चाहिए, वो मैटर नहीं करता, लेनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी क्लासेस देता हूं, रेगुलर क्लास अलग चलता है, तो रेगुलर क्लास सेल होती है। आप किसी और टीचर से ले सकते हो, किसी से भी जो आपको प्रॉपर लगे कि हाँ यहां नॉलेज मिलेगा, वहां जरूर लीजिए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए। ये उनके लिए जो एक बार पैसे खर्च कर चुके हैं, समय भी बर्बाद हो गया उनका, जरा सोचिए उनके बारे में। उनके पैसे भी लग चुके हैं, अटेम्प्ट भी चला गया है, समय भी बर्बाद हो गया है, 6 महीने कैरियर पीछे हो गया है। सोचिए ना, परिवार वाले भी दुखी हैं, भरोसा उठता जा रहा है, नालायक
पास होगा भी कि नहीं। अब ऐसे बच्चों से आप पैसे वसूले तो ठीक नहीं है ना, उनके लिए फ्री है। तो ये उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। मैंने बहुत बच्चों के कमेंट देखे कि सर हम भी बढ़िया मेहनत करेंगे, उम्मीद है कि करेंगे भैया। और वो कसम नहीं तोड़ना है, आपको वीडियो सारे देखने हैं, भले ही आपको लगे कि यार ये तो बोरिंग सा फील हो रहा है, चक्करों में मत पड़ना। ये आखिरी इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम का। ऐसा नहीं है कि ये फ्री है तो फ्री, लेकिन समय तो लग रहा है आपका, वो भी तो कीमती चीज है। तो ये आखिरी इन्वेस्टमेंट समझ के पूरा पढ़ना है, पूरा सुनना है। क्या पता कौन से शब्द आपके लिए क्या काम कर जाए, तो इसलिए छोड़ना नहीं है। हाँ, तो फ्री और महंगा ये बात हो रही थी। 80E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन हो गया महंगा, लेना पड़ेगा लोन। लोन से नहीं डरते, क्योंकि जितना लिया उतना लौटाएंगे। डरते ब्याज से हैं। सरकार कहती है जिससे तुम डरते हो हम उस डर को भगाएंगे, 80E में उस ब्याज का डिडक्शन दे जाएंगे। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। भाई पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, क्या रेजिडेंट क्या नॉन रेजिडेंट, आप ऐसे बंटवारा मत करो। एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा हायर स्टडी के लिए। हायर स्टडी का कोई मतलब नहीं है, 12वीं कक्षा के बाद कोई भी स्ट्रीम ले लो, हायर स्टडी में आता है। तो लोन लेना पड़ेगा। और कहां से लोन लेना पड़ेगा? तो लोन लेना पड़ेगा या तो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या एनजीओ चैरिटेबल होते हैं जो एजुकेशनल लोन देते हैं, उनसे ले लो। खुद के पढ़ाई या रिलेटिव के पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हो। डिडक्शन मिलेगा, ब्याज जितना दोगे उस ब्याज का, पहली बार जो ब्याज का रीपेमेंट करोगे उस ईयर को जोड़ते हुए 8 साल तक हम डिडक्शन देंगे। अगर पहले ही लोन पूरा चुका दिया तो डिडक्शन बंद हो जाएगा, और 8 साल के बाद भी अगर लोन चालू है तो 8 साल तक डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद डिडक्शन बंद हो जाएगा। रिलेटिव का मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन, और कोई भी स्टूडेंट आपके दूर का सगा संबंधी, या राह चलते आपने किसी को उठाया और उसके आप लीगल गार्डियन बन गए हो लिखित रूप से, उनके लिए भी एजुकेशनल लोन लोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन किसको मिलेगा रे यार? जो रीपे करेगा उसको मिलेगा। राम ने अपने बेटे के लिए लोन लिया है, बेटा रीपे करेगा तो बेटे को डिडक्शन मिलेगा, राम रीपे करेगा तो राम को डिडक्शन मिलेगा। तो जो रीपेमेंट करेगा डिडक्शन उसको मिलेगा। क्लियर है जी? ओके, अब आते हैं हम 80D में। 80D, डी से याद रखना है हमें, 80D सेक्शन। डी से नाम याद रखना है, डी से डॉक्टर, डॉक्टर यानी हेल्थ, हेल्थ यानी महंगा। और क्या, आज की डेट में हेल्थ कितना महंगा है, और हेल्थ महंगा है तो लेना पड़ता है हमें हेल्थ के लिए इंश्योरेंस। न जाने, और बताइए कोरोना के बाद तो भर भर के इंश्योरेंस बिक रहा है साहब। कब कहां क्या बीमारी किसको लग जाए कौन जाने, और बीमारी के नाम पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए कौन जाने। तो इसलिए भर भर के हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा रहा है और उसके लिए 80D का डिडक्शन मिलता है। अच्छा जी, डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को मिलेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी चलेगा। इंडिविजुअल खुद के लिए, पत्नी के लिए, नालायक बच्चों के लिए और पिता माता के लिए ले सकता है ये खर्चा, इंश्योरेंस। देखिए यहां पर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो भी डिडक्शन है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और वहां पर सीजीएचएस में पैसा सैलरी से कटवाते हैं तो भी डिडक्शन मिलेगा। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम लेते हैं, जो कि इंश्योरेंस नहीं है, एक चेकअप स्कीम है जिसमें आपने 5,000, 6,000, 7,000 रुपए दिए और पूरे साल में आप इतना बार फ्री चेकअप करवा सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। और अगर पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो बिना इंश्योरेंस के उनके मेडिकल का इलाज करते हैं, नॉर्मल खर्चे, कोई डेंजर बीमारी की जरूरत नहीं है, साधारण मेडिकल खर्चे करते हैं तो उसका भी डिडक्शन मिलता है। अच्छा जी, 80D इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को मिलेगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों चलेगा। एचयूएफ अपने फैमिली में किसी के लिए ये खर्चा करे, भाई एचयूएफ खर्चा करेगा तो वो 3 प्रकार के खर्चे होंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में तो जमा नहीं करा सकता ना, जॉब नहीं कर रहे वो। तो एचयूएफ 3 प्रकार के खर्चे कर सकते हैं, इंडिविजुअल 4 प्रकार के खर्चे कर सकते हैं। इंडिविजुअल ये खर्चे किसके लिए कर सकते हैं? फॉर हुम, हिमसेल्फ, याद रखिएगा मैं कैसे लिखता हूं, हिमसेल्फ, स्पाउस, नालायक बच्चे। अरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब जो पैसे से अभी डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग नालायक बोलते हैं अपनी भाषा में। पैसे से वैसे तो लायक हैं, होनहार हैं, आज्ञाकारी हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है, बात पैसे की है।
याद रखना पड़ेगा एग्जाम में ना, तो ऐसे बोलते हैं हम लोग। डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पिता माता, ध्यान रखिएगा बेटा, स्पाउस और पिता माता में भी डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, दोनों केस में 80D का डिडक्शन अलाउड है। अच्छा, उसी तरह यहां पर किसके लिए लेना है वो लिखा हुआ है, और मोड क्या होना चाहिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कैश मोड में नहीं होना चाहिए, बैंक मोड चलेगा, फिर बैंक में क्रॉस चेक भी चलेगा, अकाउंट पे भी चलेगा, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर प्रकार के मोड चलेंगे कैश को छोड़कर। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पीजीबीपी में, जब पीजीबीपी चैप्टर में आप पढ़ते हो ना, तो वहां क्या होता है, जो क्रॉस चेक होते हैं और जो बियरर चेक होते हैं उसे कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन डिडक्शन चैप्टर में ऐसा नहीं है। आप बियरर चेक से होता नहीं, कोई लेता नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तो आ जाएगा, क्रॉस चेक से भी पेमेंट करोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस चलेगा। सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपको मोड तो कुछ यूज ही नहीं करना, सैलरी से कटता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश और बैंक दोनों चलता है, और मेडिकल का खर्चा कैश मोड में नहीं चलेगा। जो चौथे नंबर का खर्चा है उसके लिए पेशेंट का सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। दो शर्तें जरूरी है, पहली शर्त कि पेशेंट सीनियर सिटीजन हो, और दूसरी शर्त पेशेंट का कोई हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। ये दोनों शर्तें जरूरी होंगी, तभी चौथे नंबर का खर्चा इंडिविजुअल में और तीसरे नंबर का खर्चा एचयूएफ में 80D के लिए एलिजिबल होगा। तो पहले 80D, मैं मानता हूं 80D में आप हमेशा हाथ आपका तंग रहता है, 80D में हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आप बता रहा हूं ना, आया किस लिए हूं, इसलिए आया हूं। करना क्या है, 80D को दो टुकड़ों में करना है। पहले तो इस पेज पर कमांड करना है जिसमें हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि डिडक्शन कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, उसके लिए हमें अपना कमांड बनाना है। इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है, 80D मिलेगा। एचयूएफ अपने किसी भी फैमिली मेंबर का कराए, मिलेगा। इंडिविजुअल ने अपने डिपेंडेंट ब्रदर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां ब्रदर सिस्टर है ही नहीं। इंडिविजुअल ने अपने इंडिपेंडेंट फादर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, मिलेगा, क्योंकि फादर में भी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिविजुअल ने अपने मेजर सन जो डिपेंडेंट है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, मिलेगा, क्योंकि मेजर माइनर की कोई बात नहीं है, डिपेंडेंट होना जरूरी है। तो इस पर आपको पहले कमांड करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में, अलग अलग सिचुएशन सोच के आपका एक बार कमांड हो जाए कि मिलेगा डिडक्शन कि नहीं। एक बार इस पर कमांड हो गया तो दूसरी चीज है कितना मिलेगा। आज तक आपको दिक्कत क्यों आई, क्योंकि आपने मिलेगा कि नहीं और कितना मिलेगा मर्ज कर दिया। हर डिडक्शन में मिलेगा कि नहीं एक अलग बात है, कितना मिलेगा वो दूसरी बात है, दोनों मिक्स नहीं करिए। एग्जाम में भी चेक करिए कि मिलेगा कि नहीं, आप सीधा कैलकुलेट करने लगते हैं कितना मिलेगा, वो भी गलती होती है आपसे। आपको सर समय देना है साहब, क्वेश्चन की इज्जत करनी है, समय देना है। क्वेश्चन पढ़िए, सोचिए कि पहले हम ये देख लेते हैं डिडक्शन मिलेगा कि नहीं। हो सकता है कहीं लिखा हो कि न्यू टैक्स रेजी और आप डिडक्शन निकालने लग गए, तो आपको पता होना चाहिए। मिलेगा अगर डिसाइड हो गया, फिर आप अमाउंट क्वांटम पर आइए कि कितना मिलेगा। याद रखिएगा ये दो स्टेप, ठीक है। अब आते हैं कितना मिलेगा सर, कितना मिलेगा तो बहुत कंफ्यूजिंग है सर, उसी में तो दिक्कत है असल में, असली दिक्कत सर उसी में है। आप इसका ना कुछ क्वेश्चन करा दो, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखा है इसके लिए। करना क्या है, 80D किसको मिलता है, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। तो पहले हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, तो इंडिविजुअल के लिए 4 खर्चे कर सकता है इंडिविजुअल। हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, सीजीएचएस में जमा करा सकता है,
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकता है और मेडिकल के खर्चे कर सकता है सीनियर सिटीजन, अगर पेशेंट सीनियर सिटीजन हो और उसका हेल्थ इंश्योरेंस ना हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके परिवार का 2 ग्रुप बना देंगे। और जो भी एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पैसे को, अगर वो ग्रुप ए का है तो आप ए में लिख देंगे और अगर ग्रुप बी का है तो बी में लिख देंगे। क्वेश्चन के साथ ही ज्यादा अच्छा समझ आएगा, आप टेंशन मत लेना। ये जो तीसरे नंबर का खर्चा है ग्रुप ए का है तो बॉक्स के बाहर लिखेंगे, ग्रुप बी का है तो बॉक्स के बाहर लिखेंगे। प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसे करेंगे वो उस पर भी आऊंगा, आपको विद प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। पहले आपको क्वांटम के ऊपर कमांड करवाना है। स्टूडेंट से गलती क्या होती है, वो प्रेजेंटेशन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, सब मिक्स कर देते हैं। एक बार देखिए, मुझे कमांड है टीडी में, मैं अपना तो कह ही सकता हूं मुझे कमांड है, या और भी टीचर पढ़ाते हैं उन सबको कमांड है टीडी में। जब उनको क्वेश्चन आप दोगे, मुझे क्वेश्चन दोगे, तो हम लोग तो बना ही देंगे, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ बना के दे देंगे आपको। आप वो अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ डायरेक्ट बनाना चाहते हो, ये गलती हो जाती है। पहले कमांड करो कि क्वेश्चन देखकर तुम डिसाइड कर पा रहे हो कि 80D मिलेगा, इस पर तुमको कमांड है जी। फिर कमांड करो कितना मिलेगा, अमाउंट पर तुमको कमांड आ गया, कितना अमाउंट, आंसर आ रहा है, अमाउंट टैली हो रहा है जी। फिर तीसरी चीज आती है प्रेजेंटेशन। तो जब दूसरी चीज पर कमांड आ जाएगा ना तो प्रेजेंटेशन इजी हो जाता है। अभी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दोगे तो वो दूसरा चीज फिसल जाएगा हाथ से। अब क्या है कि यहां पर आप लगाते हो लिमिट, दोनों बॉक्स की लिमिट अलग अलग है। यह है फादर मदर के लिए, यह है स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और हिमसेल्फ के लिए, अपने लिए। तो यानी स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड और हिमसेल्फ, इनके खर्चे इस बॉक्स में डालो, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को बाहर लिखो। पिता माता के खर्चे इस बॉक्स में डालो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को, पिता माता के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को बाहर लिखो। इस बॉक्स की लिमिट है 25,000, लेकिन अगर इसमें कोई भी हिमसेल्फ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, स्पाउस, कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 50,000 की हो जाती है। पिता माता के बॉक्स वाले की लिमिट भी है 25,000, लेकिन अगर पिता माता में कोई सीनियर सिटीजन है तो फिर लिमिट इस बॉक्स की 50,000 की हो जाती है। यानी इस बॉक्स की लिमिट क्या लगेगी, उस बॉक्स में जो लोग हैं, जैसे ग्रुप ए में लोग कौन है, राम खुद है, उनकी पत्नी और डिपेंडेंट बच्चे। ग्रुप बी में राम के पिता माता है, सास ससुर नहीं, पिता माता। तो जिस ग्रुप में कोई भी सीनियर सिटीजन हो उस ग्रुप की लिमिट 25 के बजाय 50 हो जाएगी, और दोनों ग्रुप में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25-25 ही लिमिट रहेगी दोनों की। अब मान लीजिए राम की ही उम्र 60 साल है तो ऑटोमेटिक राम के ग्रुप का 50 हो गया और पिता माता के भी ग्रुप का 50 हो गया। राम ही 60 साल का है तो पिता माता तो है ना। ऐसे राम अगर 50 साल का भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो पिता माता की उम्र को प्रिज्यूम मत कीजिएगा, वो तो ऑब्वियस है कि मोर देन 60 है। तो इस ग्रुप में 25 की लिमिट आ जाएगी और पिता माता में 50 की। ये भी एक ट्रिक है जो एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। ओके जी, अच्छा। अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने इस डब्बे में 40,000 रुपए रखे और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपका है 6,000। पिता माता के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने किया है 4,000 और पिता माता के डब्बे में लिखा गया है 45,000। मान लेते हैं कि इस बॉक्स की लिमिट 25 है, इस बॉक्स की लिमिट 50 है। डब्बे में हम क्या लिख रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के खर्चे, CGHS के खर्चे और मेडिकल एक्सपेंडिचर के खर्चे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्चे बॉक्स के बाहर है। राम अपने लिए, पत्नी के लिए और नालायक बच्चे के लिए जो करा रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो है 6,000, पिता माता के लिए करा रहा है वो 4,000। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है। प्रिवेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, मेडिकल खर्चे हो सकते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस के खर्चे हो सकते हैं, वो बॉक्स में लिखा हुआ है।
अब देखिए इस बॉक्स की लिमिट 25,000 है, ऑलरेडी 40,000 भरा पड़ा है, तो क्या आप इसको यूज कर पाएंगे? जब कर ही नहीं पाएंगे तो छोड़िए, लिमिट 25,000 है, डिडक्शन 25 मिलेगा। इस बॉक्स में 50 की लिमिट है, अभी 5,000 का और स्पेस है, लेकिन क्या आप 5,000 भर पाएंगे? जबकि 4,000 ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, तो कितना भर सकते हैं? 4,000। तो इसके बाहर कितना निकल के आएगा? 49,000 एक्चुअल खर्चे और 50,000 विच एवर इज लोअर 49। तो टोटल डिडक्शन आपको कितना मिल गया? इनको जोड़ लीजिए, वो टोटल डिडक्शन है। मैं फिर कहता हूं कि ये आप अभी मत समझिए, मैं क्वेश्चन के साथ जबरदस्त कमांड कराऊंगा, गारंटी के साथ। ट्रिक ऐसी है कि आंसर का भी कमांड आएगा और प्रेजेंटेशन भी, लेकिन क्वेश्चन के साथ। मे बी नेक्स्ट वीडियो या उसके नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए। लेकिन हाँ, किसको मिलेगा इस पर कमांड आ गया आपका? कितना मिलेगा? मोटा मोटा कमांड आ गया। आप भी जानते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज्यादा हम अलाउ नहीं करते, इसलिए हम बाहर डालते हैं बॉक्स में। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज्यादा नहीं करते, सीनियर सिटीजन का मतलब दिया हुआ है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दोनों ग्रुप में मिलाकर 5,000 से ज्यादा नहीं होता। यही कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कैलकुलेशन को। टेंशन नहीं लीजिए, वो हम करवा देंगे। एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, पीछे हमने एग्जाम में देखा था और आगे भी चांसेस है आने के। बड़ा मार्केट में ये चलता है, अभी ट्रेंड है, इसलिए एग्जाम में आ जाता है। ये कहता है कि अगर किसी ने, मान लीजिए राम ने सिर्फ अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, उम्र राम की 40 साल है, तो अपना पत्नी और बच्चे का कराया, मान लीजिए प्रीमियम भरा है उसने 28,000। तो देखिए हर साल, मान लीजिए ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, तो हर साल देखिए 28,000 है, तो मिल कितना रहा है? 25 मिलेगा डिडक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए राम ने 3 साल का एक साथ यहां पर प्रीमियम पे कर दिया, 28,000 गुने में 3, 84,000, और ऐसा करने से उसे 20% का डिस्काउंट मिल गया। 20% का डिस्काउंट मिल गया, यानी उसको पेमेंट कितना करना पड़ा? 67,200। कैसे किया आपने? 28,000 3 साल का कितना बनता है? 84,000। चूंकि आपने एक साथ पेमेंट किया तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो 20% मान लीजिए डिस्काउंट मिल गया, तो 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 84,000 का 20% कितना होता है? 16,800 का डिस्काउंट मिल गया। आपको पे कितना करना पड़ा? 67,200। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पेमेंट आपने एक साल किया, लेकिन चूंकि ये 3 साल का पेमेंट है, तो इसे 3 साल में एलोकेट कर देंगे। कैसे? डिवाइडेड बाई 3, 22,400। और चूंकि एक्चुअल पेमेंट आपने 3 साल में 22,400 ही किया है, या एक साल में है बट 3 साल में एलोकेट कर दिया, तो डिडक्शन फिर 25 नहीं मिलेगा, फिर डिडक्शन आपको 22,400 ही मिलेगा। ये कहता है नोट नंबर 3, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ATG, QQB, RRB और ATC। 4 सेक्शन है इस चैप्टर में, तो इस 4 सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ में जल्दी से जल्दी 4 सेक्शन हो जाएगा तो हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन मत लीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम है वीडियो को देखना और जो वीडियो में कराया उसको याद करना। ये 2 काम करके चलिए। कहां से क्वेश्चन करें, कौन सा बुक लें, कौन सा मटेरियल लें, छोड़ दीजिए। अभी सब मेरे ऊपर छोड़ दिया तो मैं कराता जा रहा हूं। क्वेश्चन भी मैं ढूंढ ढूंढ कर बढ़िया बढ़िया ही उठाया है जो एग्जाम से कनेक्टेड है, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो पूरे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, कंसेप्ट बिल्ड किया जाता है। पहली बार पढ़ना है तो सब कुछ ढंग से होता है, कंसेप्ट बिल्ड होता है। यहां में एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करके चलना है, एग्जाम फोकस वाला है, तो क्वेश्चंस वो जो एग्जाम के लिए फोकस्ड है कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको करना क्या है? पूरा वीडियो देखना है, याद करना है और नेक्स्ट वीडियो फिर से देखना है।